जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट के हेल्पफुल रहेगा जिनका कोर पेपर 6 पॉलिटिकल साइंस है। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचारों का वर्णन करें। आप लोगों को इससे पहले हम आप लोगों को बता दें थोड़ा सा, अगर मान लीजिए कोर पेपर 6 में कोई भी अगर विद्वान का वर्णन करने के लिए एग्जाम में आ जाता है तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई भी विद्वान होगा उसका जीवन परिचय को वर्णन कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छा से अच्छा मार्क्स मिल सके। चलिए हम थॉमस एक्विनास के जीवन परिचय को देखते हैं। देखिए 13वीं शताब्दी के महान दार्शनिक संत थॉमस एक्विनास का जन्म 1225 ईस्वी में नेपल्स राज्य यानी इटली के एक्विनो नगर में हुआ था। मतलब नेपल्स राज्य के इटली के एक्विनो नगर में उनका जन्म हो गया था। कब हुआ था? तो 1225 में। ठीक है। उसका पिता एक्विनी का काउंटर था। ठीक है, काउंटर था। और उसकी माता थियोडोरा थी। क्या थी? थियोडोरा थी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, संत थॉमस एक्विनास का जो बचपन है संपूर्ण सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। मतलब एकदम सुख सुविधा उसको पूरी तरह से मिलता था। ठीक है, क्योंकि उसके मम्मी पापा अच्छी पोस्ट पे काम करते थे। ठीक है, आगे देखिए, उसकी जन्मजात प्रतिभा को देखकर उसके माता पिता उसे एक उच्च राजाधिकारी बनाना चाहते थे। मतलब उसका जो मतलब उसकी क्षमता को देखकर उसके मम्मी पापा जो थे उसको बड़ा अधिकारी बनाना चाहते थे। इसलिए उसे 5 वर्ष की आयु में मेंट कैसिनो की पाठशाला में भेजा गया था। ठीक है, वहाँ पर मेंट कैसिनो नाम का जो पाठशाला था वहाँ पर उनको क्या कर दिया गया था? भेज दिया गया था। और इसके बाद उसने नेपल्स में शिक्षा ग्रहण की। मतलब मेंट कैसिनो पढ़ने के बाद फिर से आकर वो नेपल्स में ही क्या किया? शिक्षा को क्या किया? ग्रहण किया। लेकिन उसके धार्मिक रुझान ने उसके माता पिता के स्वप्न को चकनाचूर कर दिया। मतलब धार्मिक प्रॉब्लम ने उसके माता पिता जो सोचे थे उसको क्या कर दिया? चकनाचूर कर दिया। ठीक है, इसके बाद उसने 1252 ईस्वी में, कब? 1252 ईस्वी में अध्ययन व अध्यापन कार्य में रुचि ली और उसने इटली के अनेक शिक्षा संस्थानों में पढ़ाया। मतलब 1252 ईस्वी से वो उसको अध्यापक और अध्ययन करने में थोड़ा रुचि बढ़ गया फिर से, तो उसने फिर से शिक्षण स्थानों में पढ़ाने भी लगे और पढ़ने भी लगे। ठीक है, इसके उपरांत उसने ईसाई धर्म के बारे में अनेक ग्रंथ लिखकर ईसाईयत की बहुत सेवा की। तो ग्रंथ लिखकर ईसाई धर्म को मानने वाले को सबको क्या किया? सेवा किए। और पोप तथा अन्य राजा भी अनेक धार्मिक विषयों पर उनकी सलाह लेने लगे। मतलब पोप भी और पोप का राजा भी उनसे क्या लेने? धार्मिक धर्म पे क्या लेने लगे? सलाह लेने लगे थे। और इस समय उसकी ख्याति मतलब प्रसिद्धि चारों ओर फैल चुकी थी। मतलब जो प्रसिद्ध हो गए थे वो चारों ओर क्या हो गए थे? प्रसिद्ध हो गए थे। ठीक है, और अपने समय के महान प्रकांड विद्वान की अल्पायु में ही 1274 ईस्वी में मृत्यु हो गई। मतलब उसका 1274 में क्या हो जाता है? थॉमस जी का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। ठीक है, उसकी मृत्यु के बाद 16वीं शताब्दी में उसे डॉक्टर ऑफ द चर्च, क्या? डॉक्टर ऑफ द चर्च की उपाधि देकर सम्मानित किया गया था। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि डॉक्टर ऑफ द चर्च किसको दिया गया था? डॉक्टर ऑफ द चर्च किसको दिया था? थॉमस एक्विनास को दिया गया था। ये ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं थॉमस एक्विनास के प्रमुख राजनीतिक विचार जो होगा उनको हम लोग देखेंगे एक एक करके। वो निम्नलिखित है। पहला है, देख सकते हैं, वो है संत थॉमस एक्विनास के राज का सिद्धांत, राज्य का जो सिद्धांत होगा। दूसरा पॉइंट है संत थॉमस एक्विनास के सरकार का सिद्धांत। ठीक है, तीसरा पॉइंट है राजतंत्र पर विचार। चौथा पॉइंट है निरंकुश सरकार। ठीक है, ओके। पॉइंट है सरकार के कार्य। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और है चर्च और राज्य का संबंध। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है संत थॉमस एक्विनास के दास्ता संबंधी विचार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इनका संत थॉमस एक्विनास के संपत्ति पर विचार। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है कानून का वर्गीकरण। किसका? कानून का वर्गीकरण। और नेक्स्ट पॉइंट है कानून की परिभाषा। ठीक है, इसका सब राजनीतिक विचार के अंतर्गत आता है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट इनके अंतर्गत और आता है कानून के प्रकार। और कानून के प्रकार में 4 प्रकार आता है। पहला शाश्वत कानून, दूसरा प्राकृतिक कानून, तीसरा दैवीय कानून, चौथा मानवीय कानून। ठीक है, तो जितने सारे इनके राजनीतिक विचार का जो पॉइंट बताए हैं उसको अब एक एक करके हम लोग देखते हैं, उसको वर्णन करते हैं। देखिए पहला पॉइंट था संत थॉमस एक्विनास के राज्य सिद्धांत का विचार। तो इनमें देखिए क्या कहते हैं, संत थॉमस एक्विनास के राज्य का सिद्धांत जिस प्रकार एक्विनास ने धर्म से पृथक तर्क का अस्तित्व माना है। ठीक है, जिस तरह से धर्म से पृथक अस्तित्व तर्क माना है उसी प्रकार उसने चर्च से पृथक राज्य का अपना
औचित्य भी स्वीकार किया है। मतलब उसी प्रकार से चर्च से भी क्या अस्तित्व को क्या किया है, पृथक समझे। ठीक है, याद रखना है। आगे देखिए, आरंभिक मध्य युगीन ईसाई विचारकों का मानना था कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के आरंभिक पाप के कारण हुआ है। तो उसी तरह से थॉमस जी का भी मानना था कि राज्य का जो उत्पत्ति होता है, राज्य का जो सिद्धांत होता है, वो किसके कारण होता है, तो मनुष्य के आरंभिक पाप के कारण होता है। यही है थॉमस एक्विनस के राज्य के सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था थॉमस जी का, वो है संत थॉमस एक्विनस के सरकार के सिद्धांत। अब इनका सरकार के सिद्धांत क्या है, देखिए, संत एक्विनस ने मनुष्य के ऊपर शासन दो प्रकार के बताया। कितने प्रकार के बताए हैं, दो प्रकार के बताए हैं। पहला बताएं, देखिए, पाप से उत्पन्न दासता का रूप होता है, मतलब जो पाप से के कारण दासता यानी दास प्रथा का रूप होता है वो, और दूसरा होता है सहज सामाजिक प्रवृत्ति से उत्पन्न नागरिक सरकार के रूप में होता है। ठीक है, नागरिक सरकार के रूप में होता है, नागरिक भी होना चाहिए, सरकार के रूप में होता है जो अभी चल रहा है। ठीक है, ऐसे नागरिक सरकार की कई प्रकार की होती है, बहुत प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुरोहितवादी, दूसरा होता है राजनीतिक, तीसरा होता है राजसी, और चौथा होता है आर्थिक। ठीक है, तो यही है थॉमस एक्विनस सरकार का सिद्धांत, मतलब थॉमस जी का है एक सरकार का सिद्धांत यही था। ठीक है, जो हम आप लोगों को वर्णन कर चुके हैं। इनका नेक्स्ट पॉइंट था वो राज पर विचार, राजतंत्र पे विचार। अब देखिए, इसको देख सकते हैं। देखिए, एक्विनस ने राज्य के स्थायित्व, एकता और नियमितता के लिए राजतंत्र का ही समर्थन किया। किसका समर्थन करता है, ये राजतंत्र के ही समर्थन करता, नियमितता के लिए और राजतंत्र अस्तित्व के लिए। तो उसने इसे सबसे सर्वश्रेष्ठ सरकार मानकर इसकी प्रशंसा की है। मतलब इसको सर्वश्रेष्ठ मानकर क्या किया, प्रशंसा की है। और उसके समर्थन के आधार पर, अब उस किस किस चीज़ के आधार पर वो समर्थन किए थे, तो पहला कि समाज में एकता तथा शांति का राजतंत्र में ही संभव हो, जब संभव होगा तब। दूसरा, अव्यवस्था तथा अराजकता की संपत्ति राजतंत्र में ही संभव है। इस प्रकार से एक्विनस ने राजतंत्र की सर्वोत्तम सरकार को माना है। ठीक है, अब देखेंगे इनका नेक्स्ट पॉइंट था निरंकुश सरकार। क्या है, निरंकुश सरकार। देखिए क्या कहता है, एक्विनस का मानना है कि राजतंत्र पथ भ्रष्ट होकर अत्याचारी शासन में बदल सकता है। राजतंत्र मतलब भ्रष्टाचारी होकर ये अत्याचारी शासन में बदल सकता है। यही राजतंत्र का सबसे गंभीर दोष भी है। ठीक है, लेकिन यह सरकार की सबसे बुरी किस्म है। इसमें शासक प्रजा के हित में शासन ना करके अपने हित में शासन करता है। मतलब जो शासक जो होता है इस कार्य में, निरंकुश सरकार में क्या करता है कि अपने हित के लिए शासन करने लग जाता है। तो उसने बताया है कि राजतंत्र को निरंकुश बनाने से रोकने के लिए राजतंत्र को लचीला बनाना क्या है, आवश्यक होता है। ठीक है, ये था इनका निरंकुश सरकार पर विचार। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है सरकार के कार्य। देखिए एक्विनास के अनुसार किसको, ये थॉमस एक्विनास के अनुसार ये किनको मानते थे सरकार का कार्य। देखिए, एक्विनास के मतानुसार शासन का अधिकार एक न्याय का पद है जो समूचे समाज के लिए अस्तित्व में लाया जाता है। मतलब समाज के लिए अस्तित्व में लाया जाता है और उसके लिए कुछ उत्तरदायित्व या कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। मतलब कुछ उत्तरदायी और कर्तव्य क्या किए गए, निश्चित किए गए हैं, जिनके पूरे होने पर ही शासक का पद कायम रह सकता है। एक्विनास के अनुसार राज्य या सरकार का निम्न कार्य है। तो सरकार का क्या क्या कार्य है, देखिए इनके अनुसार पहला कार्य है कि सरकार को राज्य में एकता को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, किसको, एकता को, ताकि शांति कायम हो सके। फूट और दलबंदी को समाप्त करना चाहिए। फूट और दलबंदी को क्या करना है, समाप्त कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सरकार को मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की वस्तुओं की पूर्ति बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है चोर डाकुओं के भय से सड़कों को मुक्त रखें। तो ये सरकार का काम होगा कि चोर डाकुओं के रात में भी कहीं भी जाया जा सके, इस चीज़ के भय से हमको क्या करें, मुक्त रखें। नेक्स्ट कार्य है सरकार का कि सरकार को व्यक्तिगत हितों की बजाय लोक हित को बढ़ावा देना चाहिए। और इस प्रकार से एक्विनास का विचार है। मतलब सरकार के कार्य पे तो उनका काम क्या है, उनके कहने का मतलब है कि व्यक्तिगत हित पर काम नहीं करना है, लोक हित पर क्या करना है, काम करना है। अब देखेंगे एक्विनास का नेक्स्ट पॉइंट था विचार, राजनीतिक विचार में। देखिए वो था चर्च और राज्य का संबंध। चर्च और राज्य का क्या संबंध, देखिए एक्विनास ने बताया कि मनुष्य सांसारिक
सुख व आत्मिक सुख की प्राप्ति चाहता है, मतलब सांसारिक सुख भी चाहता है और आत्मिक सुख मतलब आत्मा का भी सुख चाहता है। सांसारिक सुख की प्राप्ति राज्य द्वारा तथा आत्मिक सुख की प्राप्ति चर्च द्वारा कराई जाती है। तो ये चर्च और राज्य के बीच का संबंध था, किनके अनुसार? ये राजनीतिक विचार था थॉमस एक्विनास के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दासता संबंधी विचार। एक्विनास ने दासता प्रथा को देवी दंड मानकर उसका समर्थन किया। तो दासता यानी दास का जो प्रथा के संबंधी विचार है इसको क्या करते हैं? ये समर्थन करते हैं। ठीक है, याद रखना है, समर्थन करते हैं। क्यों करते हैं? देवी देवता के कांड के कारण। क्यों करते हैं? तो देवी देवता के कांड के कारण। ठीक है, यहाँ नहीं दिख रहा तो देख लीजिए। आइए देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि संपत्ति पर विचार। संपत्ति के विचार पर इनका क्या था? देखिए एक्विनास ने भी अरस्तु की तरह ही व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करते हुए उसने मानव जीवन के लिए आवश्यक माना है। तो संपत्ति के विचार पर इनका कहना है जो व्यक्तिगत संपत्ति होता है वो जीवन के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कानून का वर्गीकरण। ठीक है, देखिए राजनीतिक चिंतन के लिए एक्विनास का कानून संबंधी विवेचना उसकी सबसे महान एवं मूल्यवान देन है। मतलब ठीक है, कानून के लिए जो विचार रखते हैं वो एकदम महान और मूल्यवान देन है। और एक्विनास ने कानून के वर्गीकरण का सबसे अधिक मौलिक विचार प्रस्तुत करके आधुनिक युग को ऋणी बना दिया। ऋणी मतलब एकदम अच्छा बना दिया। ठीक है, अब देखेंगे कानून की परिभाषा एक्विनास के अनुसार। देखिए आधुनिक विचारकों के अनुसार कानून संप्रभु का आदेश है। किसका? संप्रभु का आदेश है। कानून एक ऐसा सकारात्मक विचार है जो उन कार्यों को बाध्यकारी बना देता है जो पहले बाध्यकारी नहीं थे। मतलब कानून कहने का मतलब होता है जो पहले बाध्यकारी होगा, जो बाधा देता है उस काम को पहले बाध्यकारी नहीं थे। मतलब जो बाध्यकारी ने जो बाधा के लिए नहीं था उसको बाध्यकारी में क्या करता है? बाधे के लिए क्या कर देता है? बना देता है। एक किनका? थॉमस एक्विनास के अनुसार परिभाषा था कानून। 11वां पॉइंट है कानून के प्रकार। देखिए क्या कहते हैं कि एक्विनास ने कानून को 4 भागों में बांटा है। पहला शाश्वत कानून, दूसरा है प्रकृत कानून, तीसरा है देवीय कानून, चौथा है मानवीय कानून। ठीक है, अब देखेंगे एक एक करके। शाश्वत कानून कहने का मतलब क्या होता है? देखिए इसका कहने का मतलब होता है यह कानून ईश्वरीय विवेक पर आधारित होता है। मतलब ईश्वर के विवेक पर आधारित होता है जिनके द्वारा ईश्वर एक पूर्व निश्चित योजना के आधार पर विश्व का शासन करता है। मतलब ये ईश्वर के अनुसार कार्य करते हैं। ईश्वर के विवेक मतलब ईश्वर जो जो बोलेंगे उसी के अनुसार पर ये काम करते हैं। दूसरा कानून है प्राकृतिक कानून। ये देखिए यह कानून मानवीय जीवनों में ईश्वरीय विवेक का प्रतिबिंब होता है। मतलब जो ईश्वर पर काम करते हैं उसका ये क्या होता है? प्रकृत प्रतिबिंब होता है। ठीक है, मिरर होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देवीय कानून। देवीय कानून कहने का मतलब होता है एक्विनास का मानना है कि मनुष्य का मार्गदर्शन करने के लिए अधिक व्यापक कानून का होना क्या है? जरूरी है। ऐसा कानून देवीय कानून कहा हो सकता है। जो जरूरी होगा, जो सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन दिखाएगा उसी को क्या कहेंगे? देवीय कानून कहेंगे। नेक्स्ट कानून का प्रकार है मानवीय कानून। देखिए क्या कहता है एक्विनास के मतानुसार मानवीय कानून मनुष्यों के आचरण का नियमन करने के लिए नियमों की वह प्रणाली है जिसके प्राकृतिक कानून के सिद्धांतों से मानव विवेक द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। तो ये सब किसके द्वारा? मानव विवेक के द्वारा क्या किया जाता है? क्रियान्वित किया जाता है। ये अब लास्ट में लिख देंगे कि इसी प्रकार से हम थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचार का क्या कर सकते हैं? वर्णन कर सकते हैं। यहीं पर उनका विचार क्या होता है? समाप्त हो जाता है। अब लास्ट में क्या रख कर दीजिएगा? निष्कर्ष को आंसर में ऐड कर दीजिएगा। देखिए क्या होता है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक्विनास ने अपने राजनीतिक चिंतन को शुरुआत मतलब अरस्तु के विचार के बाद की नींव पर ही खड़ा किया है। ठीक है, अरस्तु के ही विचार पर खड़ा किया है। लेकिन एक्विनास का प्रयास यह रहा है कि अरस्तु के विचारों को ईसाईयत के आधार पर ढालना है। मतलब अरस्तु के जो विचार होगा वो ईसाई के धर्म के विचार पे ढाल देना है। उसने मानव समाज की तुलना में देवी समाज को महत्व दिया, इसलिए वो मानव समाज को कम महत्व दिया और देवी समाज को क्या दिया है? अधिक महत्व दिया है। यहीं पर आपका आंसर क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर को एंड कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।